जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 का सीटीपी और ईवीएस का सॉल्यूशन करेंगे विथ फाइनल ऑफिशियल आंसर की। तो सबसे पहले चलते हैं सीडीपी सेक्शन में। सीडीपी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है भाषा अर्जन के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेंडर पक्षपात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुपात को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। किसी भी विषय में परिचर्चा जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की जैसे ही आप सामाजिक एवं सांस्कृतिक देखते हैं क्वेश्चन में, उसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत वार्ता। नजमा जो स्वयं से बात कर रही है इसलिए इसे व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पार ढांचा, जिसे ZPD भी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संरक्षण कक्षा समावेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एस्कीमा। एस्कीमा जो है वह पियाजे की
संरचना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक साधनों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, सृजनात्मक विचार, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15 है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी पठन वैफल्य बच्चे धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में आप बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सन्निहित हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में सन्निहित हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 नंबर क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें एक से ज़्यादा आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में है शारीरिक दंड, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं, इसका सेकंड ऑप्शन जो है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, एवं थर्ड वाला है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये दोनों जो है वो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? घटता नहीं है, घटित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस दौरान शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं। ये निगेटिव वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देना है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण जो है आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन नंबर 3। विद्यालय एवं मीडिया जो है वह समाजीकरण का द्वितीयक उदाहरण है। तो अब आते हैं हम लोग ईवीएस सेक्शन में। ईवीएस में फर्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 यानी कि शाम के 7:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 यानी कि दोपहर में नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? यहाँ पे औसत चाल पूछ रहा है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, देखने में सिर्फ लंबा है। इसका बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे जैसे पूछ रहा है औसत चाल, तो औसत चाल का फार्मूला जो होता है दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी बटा समय जो होता है चाल का फार्मूला होता है। तो चाल तो यहाँ पे जानना है और दूरी दे रखा है 2120 किलोमीटर और टाइम जो है वो भी दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले इसका टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? 29 नवंबर 2019 से लेकर 1 दिसंबर 2019 के बीच का टाइम निकालना है। तो सबसे पहले 29 नवंबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक का जो समय होता है 24 घंटे होता है। 24 घंटे। और फिर अगले दिन 1 दिसंबर तक 12 घंटे और इसमें जोड़ लेते हैं, 12 घंटे। अब ये हो गया 1 दिसंबर सुबह 7:45 तक का टाइम हो गया, जबकि यहाँ पे 11 है तो 7 4 11, 4 घंटे और जोड़ लेंगे। और इस तरह से टोटल जो दूरी हो जाता है 6 4 10 का 0, 3 और 1 4, 40 घंटे। टोटल जो टाइम हो जाता है वो 40 घंटे हो जाता है। अब हम लोग को टाइम पता चल गया है और दूरी भी पता चल गया है। तो टाइम पता चल गया और दूरी जो होता है दिया हुआ है जैसा कि 2120 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 40 घंटे। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और 4 से ये 50 चौका 200 और 4 3 12 53 बार में तो ये कट जाता है, पूरा कट गया। और यहाँ पे आंसर नंबर 3 है जो कि 53 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, 53 किलोमीटर। आ गया समझ में? तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। नीचे दिया गया
कौन सा एक समूह जड़ों का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गाजर, चुकंदर और मूली। ये तीनों जो है वह जड़ों का समूह है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। चौसठ नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में। ये रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। 65 नंबर क्वेश्चन है, नेफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी में है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी में, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। डी में, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। ए और बी, केवल ए और बी होगा। ए में क्या है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और बी में है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में जो है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। दांडी जो है वो गुजरात में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है? मलेरिया, ऑप्शन नंबर 2। मलेरिया जो है वह उच्च ज्वर के साथ कंपकपी होता है और इसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में है, किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह B पर जाते हैं जो A के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह C पर जाते हैं जो B के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अंत में वह Y पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है? मैप का क्वेश्चन है, इसे मैप पर सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल हम इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पश्चिम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिजोरम के लोग। मिजोरम के लोग जो है वो चिराओ नाच करते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। निगेटिव वाला क्वेश्चन है। सेवेंटी 71 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में 72 पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3rd से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उप प्रकरण है। उप थीम जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जानवर। जानवर जो है उप थीम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में 76 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में 77 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है। ए में बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें एवं डी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए में बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी में बच्चों के समुदाय के सदस्य एवं सी में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। व्याख्या और परिभाषा नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए वृत्तांत, बी कहानियाँ,
सी, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या फिर डी, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सेवेंटी 78। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, केवल ए और बी। केवल ए और बी, ए में वृत्तांत और बी में कहानियाँ। फिर से देखेंगे क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 में है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। बी, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। सी, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तीनों होगा, ए, बी और सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 में है, जूम कर देते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए। समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। और सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। या फिर डी, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी एवं सी। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने का प्रोत्साहित करता है। और सी में है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। ए में परिवार के सदस्य, बी में समुदाय के सदस्य, या सी में समाचार पत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों की इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक जूम कर देते हैं, यदि शिक्षक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने को प्रेरित करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कौवा। अन्य तीनों जो है वो पानी में रहते हैं जबकि कौवा आकाश में उड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कॉलम 1 और कॉलम 2, इसमें एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ अत्यधिक पसंद वाला भोजन दिया हुआ है। केरल, कश्मीर, गोवा और हांगकांग। ए में हांगकांग, बी में केरल, सी में कश्मीर और डी में गोवा। तो हांगकांग का जो होता है पकाया हुआ सांप हो जाएगा 5 नंबर। केरल जो होता है उबला हुआ टैपियोका के लिए, ये तो आप जानते ही हैं। और कश्मीर जो होता है सरसों तेल में बनी हुई मछली के लिए है। और गोवा जो है वो नारियल तेल में बनी हुई सब्जी के लिए। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ए का 5, बी का 1, सी का 3rd, सी का 2nd और डी का 3rd। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। नीचे दी गई पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैना। मैना जो है वो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 में घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। जूम कर देते हैं। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। मनाली में घर में बांसों के बनाए खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थरों से 2 मंजिला घरें बनाई जाती हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। इनमें से सही कथन चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी। ए और सी ही सही है, बाकी दो गलत हैं। तो ए में क्या है, राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, ये सही है। एवं सी में लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिलों पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। बी गलत है, मनाली घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं जबकि वहाँ पत्थरों पे बनाए जाते हैं, इसलिए बी गलत हो जाता है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन 90 नंबर। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं।
थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ए में। बी में है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी में, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी ही सभी फैसले लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी, डी एवं ए। सी, डी एवं ए। बी जो है वो गलत है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है CDP और EVS। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।